नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन और हैरान कुन खबर आई है। जनरल बाजवा की एक कॉल के मुतल्लिक क्या तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। DGISI जनरल नदीम अंजुम की दुबई में मुलाकातों के मामले पर क्या बहुत बड़ी खबर आ गई है। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर से एक पुरस्कार नोयत की वीडियो गलती से कैसे लीक हो गई और इमरान खान साहब ने अब क्या नया और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये एक आलमी सतह की ताजा तरीन खबर है और आलमी मीडिया ने इसको एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया है। और अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम तरीन शख्सियत को फोन कॉल के मुतल्लिक एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ आज के दिन में हुआ है और हैरान कुन तौर पर अब जनरल बाजवा की इस फोन कॉल की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी गई है। अब ये जो खबर है इसी खबर से जुड़ी एक दस्तावेज भी सामने आ चुकी है। ये इतनी हैरान कुन खबर है कि पहली मर्तबा जब इस खबर के मुतल्लिक इतला सामने आई तो ये एक नाकाबिले यकीन खबर महसूस हुई। इस खबर के मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया कि ये खबर किसी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब इस खबर की मुकम्मल तौर पर तस्दीक की गई है और इसी खबर से जुड़ी एक इंतहाई हसास नोयत की दस्तावेज भी अब सामने आ चुकी है। लेकिन जो मरकजी मीडिया है उसने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी दस्तावेज को दबा दिया है। इस खबर से जुड़ी दस्तावेज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ब्लैक आउट कर दिया है। ये खबर और इससे जुड़ी जो दस्तावेज है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया ने और जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट से भी गायब कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलमी सतह पर ब्रेक की गई ये जो खबर है जो कि आलमी मीडिया पर चली, ये कितनी हसास नोयत की खबर है जिसे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने दबा लिया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस खबर के दो तहलका खेज नुकात क्या हैं और आखिर पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को क्यों दबा लिया। अब ये जो खबर है इसके दो तहलका खेज नुकात से आपको पहले आगाह करते हैं और फिर आपको DGISI की दुबई में अहम तरीन मुलाकातों के मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। लेकिन पहले आप जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस खबर को जरा सुन लें। तो मामला यह है कि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई अहम नोयत की और एक ताजा तरीन टेलीफोन कॉल के मुतल्लिक ये खबर आई है। और ये फोन कॉल आप कह सकते हैं कि जनरल बाजवा का जो पूरा करियर है बतौर आर्मी चीफ, यानी पहले 3 साल, उसके बाद जो उनके पौने 2 साल एक्सटेंडेड टेन्योर के गुजर चुके हैं, इन पौने 5 सालों में जनरल बाजवा का जो पूरा करियर है आर्मी चीफ के तौर पर, यह सबसे मुनफरिद नोयत की कॉल थी और शायद जनरल बाजवा के लिए यह कॉल करना सबसे मुश्किल काम था। शायद उनकी जिंदगी का यह मुश्किल तरीन लम्हा था। अब ये जो कॉल है ये एक ऐसी सूरत हाल में की गई जब शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए और मईशत को इतने बुरे तरीके से डबो दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने पूरे करियर की ये मुनफरिद और सबसे मुश्किल कॉल करना पड़ी, जिसे अब इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक किया है। यानी जिस तरीके से पिछले 3 माह में पाकिस्तान को दिवालिया किया गया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मजबूर होकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह टेलीफोन कॉल करना पड़ी है। और इस कॉल के मुतल्लिक जो खबर है इसने अब आलमी सतह पर भी तहलका मचा दिया है। जो आलमी अखबारात हैं, जो आलमी मीडिया है, जो आलमी जरायद हैं, वहां भी जनरल बाजवा की इस कॉल के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई गई हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी हसास नोयत की और कितनी मुनफरिद नोयत की कॉल थी।
اب ایک عالمی جریدے نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس فون کال کی تفصیلات پہلی مرتبہ شائع کی ہیں۔ یہ ایک SOS کال تھی، یعنی ایک ہنگامی حالت میں کی جانے والی کال تھی، اور اس عالمی جریدے نے اب یہ بھی بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ جو فون کال ہے یہ کس اہم ترین شخصیت کو کی تھی۔ اس اہم ترین شخصیت کا نام بھی اس عالمی جریدے نے اپنی خبر میں لکھ دیا ہے، اور جب اس اہم ترین شخصیت کا نام سامنے آیا تو اس کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل نیوز سٹوری بن گئی، ایک عالمی خبر بن گئی۔ نیو یارک سے یہ خبر شائع کی گئی، اور یہاں تک کہ اب جو بھارتی میڈیا ہے اس نے بھی بڑا مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو چلایا ہے، اور بھارتی میڈیا نے بھی اس خبر کو اپنی ہیڈ لائنز کے اندر شامل کیا ہے۔ اب یہ جو عالمی جریدہ ہے اس کی خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے امریکی نائب وزیر خارجہ کو ہنگامی نوعیت کی کال کی گئی۔ جی ہاں، یہ ایک تازہ ترین ہنگامی کال تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرانی فون کال ہو جس کے متعلق اب کوئی انکشاف کیا گیا ہو، یا یہ کال کوئی 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 2 سال پہلے کی گئی ہو لیکن اس کے متعلق حقائق اب سامنے آئے ہوں۔ یہ ایک تازہ ترین کال تھی جو کہ انہی دنوں میں کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی۔ اب اس خبر کے اس نقطے میں بیان یہ کیا گیا کہ پاکستان کے کئی اہم سول اور ملٹری جو آفیشلز ہیں، یعنی پاکستان کے سول حکام اور ملٹری سے جڑے جو حکام ہیں، انہوں نے جولائی میں امریکی حکام سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن ان ملاقاتوں کا اس قسم کا نتیجہ نہیں نکل سکا جس قسم کے نتیجے کی توقع پاکستان کے حکام کو تھی، اور پاکستانی حکام جو چاہتے تھے انہیں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں وہ سب کچھ نہیں مل سکا، اور جب یہ ملاقاتیں مکمل طور پر بے سود ثابت ہو گئیں، یعنی ان ملاقاتوں کے نتیجے میں رزلٹس نہیں آئے، تو پھر واضح انداز میں ایک فون کال کی تفصیل لکھی گئی ہے، اور اس خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت ہی تہلکہ خیز ہے۔ اب یہ جو خبر ہے اس کے دوسرے نقطے میں بتایا گیا کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئیں پاکستانی حکام اور امریکی حکام کے درمیان جولائی کے مہینے میں، تازہ ترین ملاقاتیں، جب یہ ملاقاتیں ناکام ہو گئیں، جب ان ملاقاتوں سے مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے، تو اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود میدان میں آنا پڑا، اور پھر انہیں خود ایک ہنگامی کال کرنا پڑی۔ اس خبر میں اس کال کے متعلق یہ لکھا گیا، اس کال کے متعلق کہ اگرچہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم موجود ہے، لیکن اس وزیر اعظم کو معزول کیے گئے پرائم منسٹر، معزول کیے گئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شدید سیاسی دباؤ اور شدید سیاسی مزاحمت کا سامنا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کا موازنہ سری لنکا کی معیشت کے ساتھ اور سری لنکا کے حالات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سری لنکا مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا، پاکستان کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، یہ اس خبر میں لکھا گیا۔ یعنی اب اندازہ کر لیں کہ عالمی جریدے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور وہ ملک جو صرف 3 ماہ پہلے تک عمران خان صاحب کی سربراہی میں 5.97% گروتھ کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ ریکارڈ سطح پر ترقی کر رہا تھا پاکستان کی 20 سالہ تاریخ میں، اب اس معیشت کا موازنہ عالمی جریدے نے کیا ہے سری لنکا کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا تیسرا اور سب سے تہلکہ خیز نقطہ آ گیا، جس میں جناب باجوہ کی یہ جو کال ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب خبر کا یہ جو نقطہ ہے اس میں کہا یہ گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ ٹیلی فون کال پاکستان کی مکمل طور پر ڈوبتی ہوئی معیشت کی وجہ سے کرنا پڑی، اور جناب باجوہ نے اب یہ جو تازہ ترین کال کی ہے یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کو کی ہے، اور امریکہ پر جناب باجوہ نے دباؤ ڈالا کہ وہ IMF پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور پاکستان کے لیے $1.20 کروڑ فوراً جاری کیے جائیں۔ لیکن اس خبر کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے، اس سے بھی زیادہ تہلکہ خیز ہے۔ خبر کے اس نقطے میں بتایا گیا کہ ایک طاقتور ترین ملٹری کے آرمی چیف کو
अब व्हाइट हाउस को ये कॉल तो करना पड़ी, लेकिन दूसरी जानिब आईएमएफ के जो जराए हैं उनका कहना यह है कि स्टाफ लेवल पर मुआहदे का मतलब ये नहीं होता कि मुआहदा तय हो गया है, मुआहदा मंजूर हो गया है, और जब तक आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी ना दे उस वक्त तक ये मुआहदा हतमी तस्वुर नहीं किया जा सकता। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाकर किस तरह से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब धकेल दिया गया। फौज के पास अब पेट्रोल नहीं है, वो फ्राइडे को ड्राई डे के तौर पर मना रही है, और जनाब बाजवा को अब व्हाइट हाउस को कॉल्स करना पड़ रही हैं और वहां दबाव डालना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की मदद की जाए। लेकिन यहां पर डीजीआईएसआई की दुबई में मुलाकातों के हवाले से भी एक अहम तरीन किस्म की खबर आई है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं, और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब एक बड़ी और बाअसर शख्सियत को उड़ा दिया गया, इस शख्सियत को इसके ओहदे से हटा दिया गया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि ये जो बड़ी और बाअसर शख्सियत थी इसका अब एक इंतहाई पुरस्कार नौयत का एक मूव सामने आ गया था। और ये जो मूव किया गया था, आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ को एक खुफिया मदद फराम करने के लिए किया गया था। अब ये जो मूव था इसके बदले में इसी शख्सियत ने डॉलर्स भी वसूल किए थे, इसके हवाले से कुछ शवाहिद भी सामने आ गए थे, लेकिन उसके बाद इसके खिलाफ एक एक्शन शुरू किया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इसी शख्सियत के साथ मिलकर एक नया और बड़ा ही खौफनाक किस्म का खेल प्लान किया था। इस प्लान में एक ताकतवर तरीन शख्सियत को शामिल किया गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है। आप समझ सकते हैं कि हम किस इदारे की बात कर रहे हैं। और फिर इस ताकतवर तरीन शख्सियत की एक ऐसी खुफिया मुलाकात का एक वीडियो क्लिप लीक हो गया जिसे मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि सीक्रेट रखा गया था। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर दबा दिया, इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो 50 सेकंड का वीडियो क्लिप था इसमें असल में क्या था और ये कौन सी ताकतवर शख्सियत है जिसकी एक खुफिया मुलाकात के मुतालिक एक खबर सामने आई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस खबर को दबा दिया। तो मामला यह है कि अब जिस शख्सियत को उड़ाया गया है इसने असल में सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह के साथ मिलकर एक नया और बहुत ही घिनौना किस्म का प्लान बनाया था। एक हसास इमारत में ये लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद इस ताकतवर शख्सियत की एक इंतहाई खुफिया मुलाकात हुई और अपनी जानिब से एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया कि ये जो मुलाकात है इसके मुतालिक किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन फिर इस हसास इमारत से एक वीडियो क्लिप लीक हो गया जिससे ये पता चल गया कि इस हसास इमारत में जाने वाले अफराद कौन थे और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, उनकी शिनाख्त हो गई। यहां तक कि यह भी पता चल गया कि ये जो मुलाकात हुई ये किस शहर में हुई, शहर के किस मकाम में हुई, और उस वक्त के मुतालिक भी मालूमात सामने आ गई जिस वक्त पर यह मुलाकात हुई थी। और फिर पता यह चला कि अब शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन ये दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो ताकतवर इदारे इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं उनके साथ मिलकर एक नया और बड़ा खौफनाक किस्म का खेल खेल रहे थे। और चौधरी शुजात हुसैन से अब एक नया और ताज़ा तरीन खत लिखवाया जा रहा था और इस खत को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था और ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाना था। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिली भगत से मंसूबा ये था कि काफ लीग के जो 10 अरकान हैं इनको नाअहल करवा दिया जाए और ये कहा जाए कि पार्टी हेड के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन ने इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इस प्लान को प्रीएम्प्ट किया गया। उसके बाद काफ लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक हंगामी इजलास हुआ और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी से बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया है। तारिक बशीर चीमा को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया है। लेकिन यहां पर डीजीआईएसआई की दुबई में कुछ मुलाकातों के हवाले से भी जो एक खबर आई थी उसमें बड़ी अहम नौयत की पेशरफ्त हुई है और यह खबर उस वक्त सामने आई
जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंतहाई अजीज शख्सियत ने आज के दिन में दो बहुत बड़े और तहलकाखेज इंकशाफात कर दिए, लेकिन मीडिया ने खौफ की वजह से और दबाव की वजह से जनरल बाजवा की इस इंतहाई अजीज शख्सियत के इन इंकशाफात को सेंसर कर दिया। इन इंकशाफात को मुकम्मल तौर पर मीडिया ने अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत के इंकशाफात पर मबनी जो एक वीडियो क्लिप सामने आया, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस 55 सेकंड के वीडियो क्लिप में क्या था और जनरल बाजवा की इस अजीज तरीन शख्सियत ने आखिर किस नौयत के इंकशाफात किए जिनका बोझ मीडिया नहीं उठा सका और मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इन इंकशाफात को सेंसर कर दिया। अब ये जो पहला इंकशाफ था जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का, उसमें तासुर ये दिया गया इस शख्सियत की जानिब से कि इसे GHQ के अंदरूनी मामलात की कुछ अहम नौयत की खबरें मिली हैं और कुछ ऐसे फैसले जो पिछले 3 दिन के अंदर किए गए GHQ में, जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ ज़राए से इतलात भी आ रही थी, अब उन फैसलों के मुतल्लिक मालूमात इस शख्सियत के पास पहुंच चुकी हैं। अब जो पहला इंकशाफ था जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का और इस अजीज शख्सियत का, उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि GHQ असल में शहबाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका है और अब शहबाज शरीफ के नंबर ब्लॉक हो गए हैं। ताकतवर शख्सियात ने शहबाज शरीफ के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, यानी शहबाज शरीफ से राब्ते खत्म कर दिए गए हैं। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमका रहे हैं कि हमारा साथ दो, वरना हम आपके और GHQ के राज खोल देंगे और हम बता देंगे कि हमें हुकूमत में आने पर किसने मजबूर किया था। लेकिन उसके बाद इसी शख्सियत ने, जो जनरल बाजवा की बड़ी अजीज शख्सियत है, इसने नए इलेक्शन के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा और तहलकाखेज किस्म का इंकशाफ कर दिया। नए इलेक्शन की तारीख भी बता दी, नए इलेक्शन का महीना भी बता दिया। इस वजह से ये वाला जो इंकशाफ है, इससे जुड़ा जो वीडियो क्लिप है, वो मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब जनरल बाजवा की इस अजीज शख्सियत ने इस इंकशाफ में बताया कि इलेक्शन कमीशन को भी ताकतवर हलकों ने, यानी GHQ ने और GHQ से जुड़े जो ओहदेदार हैं, उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को भी ये मैसेज भेज दिया है कि फौरन इलेक्शन की तैयारी करें। करंटीना वालों को भी ये पैगाम भिजवा दिया गया है और अब हर सूरत में अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और इसका ऐलान अगस्त के महीने में ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो तीसरा इंकशाफ था जनरल बाजवा की इस इंतहाई अजीज शख्सियत का, वो बहुत ही तहलकाखेज किस्म का था और इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा जेल जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर DGISI की दुबई में मुबैना मुलाकातों के हवाले से भी एक अहम तरीन और एक बड़ी खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब अहम तरीन इस्तीफों के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एक बहुत बड़ी खबर आ गई और एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का मूव किया गया, एक बहुत ही पुरस्कार किस्म की चाल चली गई जब इन इस्तीफों के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर सामने आई। और ये जो मूव किया गया, ये असल में शहबाज शरीफ की बौखलाहट का एक और सबूत था, क्योंकि शहबाज शरीफ को कुछ ऐसी इतलात मिली थी GHQ की जानिब से जो आप कह सकते हैं कि नून लीग के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग थी। नून लीग में बड़ी तशवीश थी कि GHQ की जानिब से इस किस्म की इतलात अचानक कैसे आ सकती हैं और इस पूरी सूरत हाल में जब इस किस्म की इतलात आना शुरू हो गई कि नून लीग के अंदर से और इस इंपोर्टेड हुकूमत की जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM, इनमें से कुछ जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इमरान खान साहब का साथ दे सकती हैं, तो फौरन PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए कि कहीं तहरीक अदम एतमाद वफाक में ना आ जाए। हालांकि इस असेंबली से इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना सूट नहीं करता, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर जिस तरह से मईशत को तबाह किया गया है, जितना गंद डाला गया है, इमरान खान साहब अगले 1 साल में इस असेंबली से इस गंद को साफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मामूली सी अक्सरियत होगी और जितना मईशत को गिराया गया है
اسے 1 سال میں ریکور کرنا ناممکن ہے، اس لیے اگلے الیکشن ہی اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر DGISI کی ملاقاتوں کے حوالے سے، جو کہ دبئی میں ملاقاتوں کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر اصل میں اس وقت آئی جب میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ سے ایک بڑی مسٹیریس قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جان بوجھ کر لیک کی گئی، اس کا ایک بڑا خاص مقصد بھی تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ہی حساس نوعیت کی، بڑی پیچیدہ نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اصل میں میاں نواز شریف کی لندن میں رہائش گاہ سے یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ میاں نواز شریف اب حکومت کو فوراً چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ زبردستی حکومت میں لائی، اور اب اصل میں انڈائریکٹلی وہ جناب باجوہ کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے، ہم 14 جماعتیں مل کر عمران خان کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اب GHQ اور جناب باجوہ زبردستی عمران خان کا راستہ روکیں، ورنہ ہم وہ تمام راز کھول دیں گے جناب باجوہ کے متعلق، GHQ کے متعلق، جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں کیسے کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف فوراً لے کر آئیں۔ لیکن یہاں پر DGISI جنرل ندیم انجم کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ان کی دبئی میں ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب آصف علی زرداری دبئی میں گئے تھے، اور یہاں پر پاکستان میں نئے الیکشن کے متعلق یہ وائبز آ رہی تھی کہ GHQ اب ایک نرم مداخلت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ کہہ چکا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اطلاع اس قسم کی آئی کہ اب GHQ چاہتا ہے کہ شہباز شریف چونکہ ناکام ہو چکے ہیں تو نیا الیکشن کروایا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ آصف علی زرداری جب دبئی گئے تو ان کے پیچھے DGISI جنرل ندیم انجم بھی دبئی گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آصف علی زرداری اب تک نئے الیکشن پر رضامند نہیں تھے، تو ان کو نئے الیکشن پر رضامند کیا جائے تاکہ اکتوبر میں نئے الیکشن ہو سکیں۔ اب ان ملاقاتوں کے متعلق سوشل میڈیا پر بھی بہت دعوے کیے گئے، کچھ صحافیوں نے بھی یہ دعوے کیے، اس کے اگرچہ کوئی شواہد سامنے نہیں لائے گئے تھے، لیکن اب جو ذرائع ہیں اعلیٰ ترین سطح کے، انہوں نے مکمل طور پر تردید کی ہے کہ DGISI کی آصف علی زرداری سے دبئی میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں، جو یہ اطلاعات ہیں، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔